नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो जिनका आज क्रांति धरा पर एक नया इतिहास उनकी ओर से रचा जाना है। क्रांति धरा मेरठ में वे पहली बार 1857 के क्रांति उद्यम स्थल और शहीद स्मारक में क्रांतिकारियों को नमन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सरकार बनने के बाद क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर 9 मई 2017 को मेरठ में क्रांतिकारियों को नमन करने आए थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद वे क्रांति धरा को हमेशा नमन करते रहे हैं, लेकिन 7 साल में पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एक साथ क्रांति उद्गम स्थल, औघड़नाथ मंदिर और शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति पर क्रांतिकारियों को नमन करेंगे। 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद क्रांति दिवस 10 मई की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आए थे। क्रांतिकारियों को नमन कर भैंसाली ग्राउंड में सभा को संबोधित किया था। अब प्रधानमंत्री क्रांतिकारियों को नमन कर सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। बता दें आपको कि 2013 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मेरठ से पश्चिम उत्तर प्रदेश की नब्ज पर हाथ रखा था। 2014 में शताब्दी नगर में उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। 2017 में भी पश्चिम को मोदी ने मेरठ से ही संदेश दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी तीसरी बार मेरठ आए, लेकिन इस बार कार्यक्रम स्थल शताब्दी नगर की जगह मोदीपुरम में सिवाया टोल के पास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं। मेरठ के सलावा में खेल विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। वहीं अचानक उनके प्लान में बदलाव हुआ और वो औघड़नाथ मंदिर आ रहे हैं। शहर के बीचों बीच ये प्राचीन मंदिर स्थित है और यहाँ प्रधानमंत्री बाबा औघड़ के दर्शन करेंगे। इसी के साथ वो शहीद स्मारक स्थल का पे भी जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज मेरठ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल उनके साथ में शिरकत करेंगे। तो एक बड़े और वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य गुप्ता सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। आदित्य, जानना चाहेंगे कितनी और क्या तैयारियां, क्या वक्त तय किया गया है? पीएम मोदी आज मेरठ पहुंचने वाले हैं। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं। पहले उनका प्रोग्राम था सीधा सलावा जाने, लेकिन अब उनके प्रोग्राम में जो बदलाव हुआ है और अब वो काली पलटन आएंगे सबसे पहले और शहीद स्थल भी आएंगे, शहीदों को नमन करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। सड़कों को बिल्कुल चमका दिया गया है। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ करीब 700 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास को करेंगे और उनके साथ सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चुनाव के सह प्रभारी उत्तर प्रदेश कैप्टन अभिमन्यु मौजूद रहेंगे। तो खेल नगरी को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और करीब 52 एकड़ में ये खेल विश्वविद्यालय बनेगा, जिसके लिए तैयारियां पहले से की जा रही थी। और प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है मौजूद रहेंगे। जी, कार्यक्रम की रूपरेखा की अगर बात करें तो क्या कुछ रूपरेखा कार्यक्रम की तय की गई है? क्योंकि एक बड़ी सौगात निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को पीएम मोदी आज देने जा रहे हैं। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। अपने आप में ये अनूठा खेल विश्वविद्यालय तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल, 11:50 पे करीब शहीद स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद वो शहीदों का नमन करेंगे और म्यूजियम में निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीधा काली पलटन आ जाएंगे। काली पलटन में वो बाबा औघड़दानी के दर्शन करेंगे और जल अभिषेक करेंगे। उसी के साथ सीधा हेलीपैड से सलावा सरदना पहुंचेंगे। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। तो यहाँ आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है, अपने आप में अनूठा। और पहले यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को प्रोत्साहन राशि भी
भी दी जाएगी। ये फैसला शनिवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में किया गया था। कैबिनेट ने इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। मानदेय में बढ़ोतरी की धनराशि और प्रोत्साहन राशि की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए सहयोगी अनुदान के लिए तैयार की गई गाइडलाइन को भी मंजूरी दी। इसके तहत 50 साल पुराने विद्यालयों को ही अनुदान मिलेगा। ये शर्त भी होगी कि जितना पैसा विद्यालय अपने पास से खर्च करेंगे उतना ही पैसा राज्य सरकार भी अनुदान के लिए देगी। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लखनऊ की खबर, जहां पर यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड यहां पर नजर आ रहा है। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण आज यहां पर किया जाएगा। अनावरण यहां पर अखिलेश यादव की ओर से किया जाएगा। महुरा कला में स्थापित 68 फीट ऊंचे फरसे के साथ परशुराम की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। परशुराम मंदिर का उद्घाटन अखिलेश यादव करेंगे। इसी कड़ी में वे यहां पर पहुंचेंगे। विजय रथ यात्रा के दौरान वे उद्घाटन उनकी ओर से किया जाना है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और वहीं परशुराम मंदिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनवाया गया है। तो अपने आप में वृहद और 110 फीट ऊंची ब्राह्मण देवता परशुराम की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव की ओर से किया जाएगा। तैयारियां भी कार्यक्रम को देखते हुए लगभग पूरी कर ली गई है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से ब्राह्मण कार्ड यहां पर खेला जा रहा है और कई यहां पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। बहरहाल अभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीधे हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानना चाहेंगे, ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश सपा की ओर से यहां पर की जा रही है। क्या वक्त बहरहाल इस कार्यक्रम के लिए तय किए गए हैं? कितने बजे अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे? क्या कुछ रूपरेखा है कार्यक्रम की? देखिए, जैसा कि बता दें कि बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा चली आ रही थी कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज चल रहा है, भाजपा सरकार से नाराज चल रहा है। तो इस गुस्से को, इस नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने एक अहम फैसला लिया और चूंकि ब्राह्मण ऋषि परशुराम जी के नाम पर एक जो बड़ी मूर्ति का स्थापना आज यहाँ पे की जा रही है, जिसका अनावरण अखिलेश यादव करने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पे। हमारे पास पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री पी.के. तिवारी मौजूद है। आपको क्या लगता है पटेल जी महाराज? मुझे ये लगता है कि जिस भगवान परशुराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महापुरुष कहा, उसको उन्हीं को माननीय अखिलेश यादव जी ने और मुलायम सिंह ने विष्णु का छठा अवतार और भगवान परशुराम जिन्होंने अत्याचार, जुल्म, अत्याचार, अन्याय का वध किया अपने समय में, और ये अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने उस समय फरसा निकालकर जुल्म और जातिगी के खिलाफ एक बुलंद आवाज रहे। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, जितना ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं हजारों की संख्या में, दलित और पिछड़ों की हत्याएं हुई हैं हजारों की संख्या में, अगर उनका कोई नायक बन के निकला है तो यही गर्व से कहेंगे अखिलेश यादव जी हैं। जिस तरीके से इनका कहना है कि अत्याचार के खिलाफ परशुराम जी की जो मानक रहे हैं, स्वरूप रहे हैं, तो उसके लिए अखिलेश यादव करने वाले। मैं दिखा दूं, ये स्टेज सज रहा है, यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी और ये विजय रथ खड़ा हुआ है दाहिने हाथ पे, कैमरा पर्सन को रथ यात्रा दिखाने। और जिस तरीके से यहाँ पे धीमे धीमे हर समाज के लोग यहाँ जुट रहे हैं, केवल ब्राह्मण ही नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, हर प्रकार के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आज रथ यात्रा है, रथ यात्रा यहाँ से जब पहुंचेगी एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 1-2 घंटे लगे पहुंचने में यहाँ पे, और वहां पे जो तैयारी गई, वहां भी भव्य तैयारी की गई है। तो इस बात का ये मैं संदेश देना चाहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ नहीं है, बल्कि पूरे समाज के साथ है। क्योंकि अभी हाल में जो अखिलेश यादव ने जो रैलियां की, उनमें अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ा है, चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो, या कश्यप हो, या छत्री हो, तो वैश्य हो, इस प्रकार के तमाम उन्होंने कार्यक्रम किए। आज ये ब्राह्मण समाज के लिए कार्यक्रम है। तो आज ये क्या इस संदेश के साथ आगे बढ़ने वाले, देखने के बाद क्या होगी, जनता इसे आगे आने वाले चुनाव में किस स्वरूप में लेती है। जी
चलिए, बिल्कुल। तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ पर सपा की ओर से की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनिल आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि परशुराम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यहाँ पर बनाया गया है, जिसका अनावरण आज अखिलेश यादव की ओर से किया जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो खबर लखनऊ की ही है, जहां पर लंबे समय तक सांसद रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की पौत्र वधू दिशा टंडन ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दिशा टंडन का दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मगर पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। दिशा ने शनिवार को देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वे मंत्री के परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लखनऊ पुलिस को टैग करते हुए अपनी पीड़ा बयां की है। बता दें कि दिशा की शादी 11 दिसंबर 2019 को अमित टंडन के बेटे आयुष टंडन के साथ हुई थी। अमित टंडन कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई हैं। पुत्रवधू लालजी टंडन, मुझे आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कई जगह कराने की कोशिश करी, लेकिन उनके पद पे होने के कारण मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज राजधानी लखनऊ आएंगे। राजधानी में आशियाना स्थित स्मृति उपवन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोजगार गारंटी रैली को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने रैली के लिए अनुमति दे दी है। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी की प्रदेश इकाई ने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह को भी 4 जिलों का प्रभार दिया गया है। इस रैली में अरविंद केजरीवाल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस रैली के बाद पार्टी चुनावी अभियान को तेज करेगी। इस अभियान में बेटियों के साथ हो रहे अपराध, बदहाल कानून व्यवस्था, चंदा चोरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जया सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। जया, जानना चाहेंगे, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच रहे हैं, एक बड़ी रैली का आयोजन यहां पर किया जाना है। कितनी तैयारियां और क्या वक्त तय किया गया है उनके लिए? जया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीएम केजरीवाल की आज लखनऊ में रैली है, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, जिस प्रकार से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और वहीं आज राजधानी के दौरे पर रहने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रोजगार गारंटी रैली को वे संबोधित करेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बड़ी घोषणा बेरोजगारों के मद्देनजर उन्हें देखते हुए यहां पर अरविंद केजरीवाल यहां पर कर सकते। कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो संक्रमण से बचाव के लगातार चल रहे प्रयासों के बीच नए साल के पहले ही दिन कोरोना संक्रमण ने पीलीभीत में दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देते हुए 2 लोगों को संक्रमण की चपेट में ले लिया है। इसमें शहर के एक युवक की रिपोर्ट दिल्ली में पॉजिटिव पाई गई है, तो वहीं एक अन्य बच्चे की दुबई से लौटने के बाद हुई जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अफसरों का कहना है कि दोनों ही मरीजों की हिस्ट्री बाहरी जगह से संबंधित है। जिले में चिंता की कोई बात नहीं है। एस मोहम्मद अयूब एंड मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स इत्र कारोबार से जुड़ी कन्नौज की ये फर्म खुशबू की दुनिया में एक ब्रांड है। 2 सदी से भी पुरानी इस फर्म में तैयार होने वाले इत्र की खुशबू दुनिया के कई बड़े देशों तक फैली है। कई देशों में तो इस फर्म में तैयार होने वाले इत्र की डिमांड है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी ये फर्म गलियों के बीच एक ऐसे मकान में चलती है जिसमें पूरा का पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ है। यहाँ जांच करने वाली टीम की माने तो इस फर्म
के अंदर पूरा एक शहर बसा हुआ है। इसमें अलग अलग 50 से ज्यादा मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रास्ता एक ही गली से होकर जाता है। एक बार मकान में जाने पर वहां से वापस आने में मशक्कत करनी पड़ती है। मकान में ही लिफ्ट लगी है। जांच करने पहुंची टीम के सदस्य एक एक करके जब इन मकानों में दाखिल हुए तो चकरा गए। रिहायशी इलाके से लेकर इत्र बनाने का कारखाना भी उसी में है। बता दें आपको कि कन्नौज शहर के बीचों बीच मंडई और पंसारियान मोहल्ले के बीच हिस्से में स्थित है मलिक मियां की फर्म एस मोहम्मद अयूब एंड मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स। इस फर्म का रजिस्ट्रेशन ही अब से 125 साल पहले यानी कि 1896 में हुआ था। हालांकि यहां इत्र का काम उससे भी पहले से होता आ रहा है। आगरा की खबर है, जहां के रेडीमेड कपड़ों के शोरूम आर के स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, दमकल गाड़ियां भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह मामला थाना मंटोला क्षेत्र अंतर्गत बिजली घर मदीना तिराहे का बताया जा रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां पर 85 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों को कोरोना होने के बाद स्कूल बंद अब कर दिया गया है। ये बड़ा निर्णय लिया गया। स्कूल के 70% बच्चे बुखार, खांसी और नाकबंद से अभी पीड़ित हैं। तो कई छात्र इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। नैनीताल की खबर आपको बता रहे हैं, 70% बच्चे अभी कहीं ना कहीं वायरल जो सिम्टम्स होते हैं उससे पीड़ित बताए जा रहे हैं। नैनीताल में 85 बच्चे कोरोना संक्रमण की जद में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। 6 महीने बाद शनिवार को राज्य में 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं और इसके बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को ही राज्य में 118 नए मरीज मिले, जबकि रानीखेत में एक युवती की मौत हो गई। राज्य में नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 367 तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले 3 जुलाई को प्रदेश में 158 संक्रमित पाए गए थे। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 4 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को देहरादून में सर्वाधिक 85 मरीज मिले, जबकि हरिद्वार में 8, नैनीताल और पौड़ी में 7, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, सुंदरनगर में 2 और उत्तरकाशी जिले में एक नया कोरोना संक्रमण का मरीज मिला है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ में सहयोगी अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, एकाएक जिस प्रकार से कोरोना केसेस में वृद्धि देखी जा रही है, लगभग हर तरफ कोरोना काफी तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। वर्तमान क्या कुछ हालात अभी? बिल्कुल प्रीथा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो आंकड़े आए हैं कल, वो काफी चिंताजनक है। लगभग 6 महीने बाद 100 का आंकड़ा उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों ने पार किया है और कल की जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके अनुसार 118 कोरोना संक्रमित कल देर शाम को दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के मरीज भी निकले हैं और 20 अभी सस्पेक्टेड हैं जिनकी रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। ये सुबह की बात है जो सामने आई है। और दून अस्पताल जो राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, वहां पर अलग से ओमिक्रॉन वार्ड बनाया गया है जहां पर इन सस्पेक्टेड को रखा गया है और जांच का इंतजार हो रहा है कि क्या वाकई में ओमिक्रॉन पॉजिटिव है या केवल इनमें कोरोना या वायरल संक्रमण जैसी बात सामने आई है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री पूरी तरह से चौकन्ने हैं, गंभीर हैं ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत अगर स्थितियां बिगड़ती है तो उनको कैसे कंट्रोल करना होगा। शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मॉनिटरिंग में यहाँ पर उतरे हुए हैं। खुद जिला स्तर के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में खुद जिला प्रशासन के अधिकारी तमाम बॉर्डर्स चेक पोस्ट पर नजर बनाए हुए हैं, खुद उनकी जांच कर रहे हैं। रैंडम चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं, अन्यथा लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। नए साल के स्वागत में भी तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। नाइट कर्फ्यू हालांकि प्रभावी किया गया है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार किया जा रहा है और इसके चलते थोड़ा सा स्थिति कंट्रोल में जरूर है, लेकिन जो आंकड़े बढ़ने लगे हैं उससे चिंता जरूर बढ़ी है। जी चलिए, बिल्कुल, तो लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, सतर्क रहने की अपील की जा रही है, लेकिन आंकड़े जिस प्रकार से आ रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं और चिंताजनक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, संत धर्मदास साध्वी अन्नपूर्णा भारती को नामजद करने के बाद अब पुलिस ने डासना काली मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद और धर्मराज सिंधु को भी मुकदमे में नामजद कर दिया है। इस मामले में अभी तक 5 लोग नामजद हो चुके हैं। हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन से 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद आयोजित हुई, जिसमें संतों की ओर से हेड स्पीच दी गई। वहीं धर्म संसद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद ज्वालापुर निवासी गुलबहार कुरैशी की तहरीर पर पुलिस ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा दर्ज किया था। वायरल वीडियो के तूल पकड़ने के बाद हरिद्वार कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई, जिसके तहत अब ये कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी है। नमस्कार।